के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 पर एग्जिट पोल का पोस्टमार्टम। हमारे साथ कई मेहमान हैं स्टूडियो में, इनसे चर्चा करेंगे, समझेंगे भविष्य की राजनीति किस तरह की दिखने जा रही है, किस तरह की तस्वीर दिखती है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के नेताओं की कई तरह की प्रतिक्रिया आई है, जरा सुनते हैं कांग्रेस के नेताओं ने आज दिन भर में क्या कुछ कहा है। जो उनके हक में है वो सर्वे वो सारे मानते थे और जो उनके हक में नहीं जा रहा था वो उसको नहीं मानते थे। तो कांग्रेस पार्टी जो देश की इतनी बड़ी पार्टी है, क्या इन सर्वे को सच मान करके अपनी शिकस्त को कबूल कर सकती है? मैं समझता हूं कि ऐसा कभी हुआ है और न कभी होगा, इसलिए हमको 16 तारीख तक इंतजार तो करना ही होगा। ये अंदाजे लगाने का कोई मतलब नहीं है। 16 तारीख को नतीजा आ जाएगा, देश को पता चल जाएगा किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। एग्जिट पोल तो लोगों की उत्सुकता होती है जानने की कि क्या होगा, इसलिए टीवी चैनल्स ये एग्जिट पोल दिखाते हैं, लेकिन इनका कोई बहुत मतलब नहीं है। अब जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं वो अक्सर बिल्कुल सच नहीं भी होते हैं और कभी कभी ठीक भी होते हैं। तो देखते हैं, हम तो देखिए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इंतजार करेंगे जब तक रिजल्ट निकल ना आए, तब तक हम समझते हैं कि कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। एक दिलचस्प बात, 3 लोगों के बयान आपने सुने, मीम अफजल, राशिद अलवी और रीता बहुगुणा जोशी। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे अक्सर सच साबित नहीं होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 2-3 सालों में कांग्रेस के बारे में जितने भी एग्जिट पोल हुए सब सच साबित हुए हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, चाहे 4 राज्यों के चुनाव हो, चाहे बिहार के चुनाव हो, हर जगह कांग्रेस के नेताओं ने बार बार खारिज किया एग्जिट पोल के नतीजों को, लेकिन न सिर्फ सच साबित हुए बल्कि एकदम अनुमान के करीब हुए। और एक बात और आपको बता दूं, दिग्विजय सिंह समेत तमाम नेताओं ने कई बार कहा कि एग्जिट पोल जो लोग करते हैं उन्हें कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, एग्जिट पोल को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। और कांग्रेस के नेता एग्जिट पोल के बहसों में हिस्सा नहीं लेते, ये कहकर कि ये सच के कोसों दूर होता है। लेकिन चलिए, एक बात पर तो सहमति है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनने जा रही है। अगर ये खारिज कर रहे हैं एग्जिट पोल को, तो कांग्रेस की सरकार तो नहीं बनने जा रही है। ये तो है कि एग्जिट पोल जितने भी आए उसमें ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ये दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार तो नहीं बन रही। लेकिन अजीत जी, हम लोग डिबेट जो कर रहे हैं वो एग्जिट पोल्स के ऊपर कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी, क्योंकि उसके ऊपर एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है उस पर ही सबसे पहले बात करनी चाहिए। और हमारा ये डिबेट भी, क्योंकि सारे लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं, सुबह से तमाम फोन यही आ रहे हैं कि आपने इस तरीके का कैसे दिखा दिया, क्यों दिखाया, क्या रीजन है, क्या बात है। तो मुझे लगता है कि जब कि आपके पोल, आपके सर्वे के ऊपर ही क्वेश्चन किया जा रहा हो, तो उस पर बात जरूर करनी चाहिए और लोगों को ये पता चलना चाहिए कि इसके पीछे क्या है। इसके पीछे क्या है? आनंद प्रधान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके पास आने से पहले राकेश सिन्हा, चूंकि अभी जुड़े हैं हमारे साथ, आरएसएस के विचारक हैं। राकेश सिन्हा, आपको तो सही लग रहा होगा। देखिए, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का प्रवक्ता यदि कहता है एग्जिट पोल गलत है, अगर भारतीय जनता पार्टी के हित में ये एग्जिट पोल नहीं होता तो किसी भी पार्टी का प्रवक्ता तो बोलेगा ही कि 16 का इंतजार करें। इस बार जो बयार चल रही थी और उस बयार के आधार पर, परसेप्शन के आधार पर एग्जिट पोल नहीं हुआ है। जिन लोगों ने देखा है, एग्जिट पोल की मेथोडोलॉजी में काफी चेंज आया है। 2004 में जो मेथोडोलॉजी थी, 2009 में जो मेथोडोलॉजी थी, 2014 में काफी साइंटिफिक हुआ है, वैज्ञानिक हुआ है। और एक लाइन सिर्फ बता देता हूं कि अभी दिल्ली में चुनाव हुए थे और तब जो मेथोडोलॉजी थी वो किसी बीजेपी वाले को हजम नहीं। मैं तो चाणक्य के मेथोडोलॉजी की बात कर रहा हूं। तब भी हमने भी किया था, तब बीजेपी के लोग उसको नहीं मान रहे थे। तो जब अपने पक्ष में नहीं होता है, देखिए, बीजेपी का प्रवक्ता या कांग्रेस का प्रवक्ता तो पार्टी के प्रेस रिलीज के अनुसार बोलता है, इसलिए उसकी बात को बुरा नहीं मानना चाहिए, उसका खंडन। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, यह जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन जमीनी परिवर्तन है। ये जमीनी परिवर्तन सिर्फ असंतोष के कारण, आक्रोश के कारण नहीं है। एक जो लगातार परिवर्तन की धारा बह रही थी, जो इनविजिबल था, दिखाई नहीं पड़ रहा था, और नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत के आने के बाद और एक मॉडल सामने आने के बाद देश की जनता ने, ये सम्मिलित रूप से देश की जनता ने परिवर्तन। तो आपको ये लगता है कि ये ऐसे 350 से ज्यादा भी सीटें मिल सकती है? देखिए, यह जो सुनामी है, यह ध्वस्त कर रहा है सेकुलर फोर्सेज को, और ये सीटें 325-30 के आसपास जाकर रुकेंगी एनडीए की। भारतीय जनता पार्टी अकेली ही 270 के आसपास पहुंचने की। चलिए राकेश सिन्हा का एक बात मेरा कहना है, ये पूरी विद्वत सभा बैठी हुई है, मुझे कोई बताए कि 1984 में कोई किसी को लग रहा था कि 412 सीटें कांग्रेस की आएंगी। 1977 में किसी को लग रहा था कि जनता पार्टी 300 सीटें पा जाएगी। 1991 में जब चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश विधानसभा का,
और बीजेपी दावा कर रही थी कि सरकार बनाएंगे, तो लोग कहते थे कितनी सीट आएगी। इससे पहले 60-62 मैक्सिमम थे, बहुत होगी 1.5 हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, स्पष्ट बहुमत मिला। इस तरह का जब परिवर्तन होता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हम ये नहीं कह रहे कि सही होगा कि गलत होगा, हम ये कह रहे हैं कि इस तरह का परिवर्तन होता है तो सीटों का अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। मुश्किल वो जो खुद उम्मीद कर रहे होते हैं, पार्टियां खुद जो अपना असेसमेंट करती हैं, वो भी गलत होता है। चलिए, वो उनकी राय है ना, आप उससे ना इत्तेफाकी का हक है आपको। आनंद प्रधान, एग्जिट पोल के बारे में 2-3 चीजें हमें, खास करके मैं पीछे अतीत में नहीं जाऊंगा, कब कितनी बार सही हुई कितनी बार गलत हुई, इस बार के एग्जिट पोल के बारे में ही मोटी मोटी 2-3 बातें हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एग्जिट पोल में हम सीटों पर बहुत ज्यादा बात करते हैं, वोट शेयर के बारे में बहुत कम बात करते हैं। वोट शेयर को जब हम सीट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। और अगर थोड़ा सा, जैसे अगर आपको पिछले चुनाव का याद दिलाऊं, 2009 में उत्तर प्रदेश इस मामले में जहां चौकोणीय मुकाबला था, और इस बार भी चौकोणीय मुकाबला है, तो इस चौकोणीय मुकाबले में, चतुष्कोणीय मुकाबले में पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1% वोट का अंतर था और सीटों के बीच दुगने से ज्यादा का अंतर था। इस बार भी मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो वोट बिहार में हुआ कि लालू के वोट शेयर जितने कम नहीं हुए, सीट पे 4 आ गए लालू। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि ये जो उत्तर प्रदेश के बारे में जो जितने भी पॉलिटिकल रिपोर्टर्स और अखबार और चैनल्स कह रहे थे कि वहां पर ज्यादातर स्ट्रेटेजिक वोटिंग हो रही है, अगर ये आपके आंकड़े सही हैं तो ये बता रहे हैं कि वहां कोई स्ट्रेटेजिक वोटिंग नहीं है, वोट बहुत ज्यादा बटा है और उस बटने का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपके खास करके चाणक्य टुडे पोल के बारे में कहना चाहता हूं कि बाकी और जितने पोल हैं उसकी तुलना में स्टैटिस्टिक्स में एक नियम है कि अगर ज्यादातर पोल एक खास तरह के सीटों के आसपास बता रहे हैं और एक पोल बिल्कुल उससे अलग जा रहा है, तो उसको हम आउटलायर कहते हैं। तो ये क्या है, आउटलायर है? मैं एक सवाल केवल रख रहा हूं। चलिए, और तीसरी बात ये मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना डेविल इज इन डिटेल, अगर आप इस एग्जिट पोल की बड़ी फिगर को आप देख रहे हैं कि एनडीए को इतना मिल रहा है, बीजेपी को इतना मिल रहा है, कांग्रेस को और यूपीए को इतना मिल रहा है और अदर्स को इतना मिल रहा है, जब आप राज्यवार जाएंगे तो राज्यवार इतना ज्यादा वेरिएशन है, इतना, जो कि बताता है कि इस एग्जिट पोल में कितनी इनकंसिस्टेंसीज है। चलिए, कितनी गड़बड़ियां एक मुद्दा रखा, लेकिन अब हम जरा राज्यवार भी बात करेंगे ताकि बात करने में आसानी होगी। जैसे यूपी की बात करें, आनंद प्रधान, यूपी की बात करें, टाइम्स नाउ ORG का जो सर्वे है उसके मुताबिक यूपी में 49 सीट्स है बीजेपी को, CNN IBN के मुताबिक 49 है, ABP AC नेल्सन के मुताबिक 46 और न्यूज 24 टुडे चाणक्य 63 से 70 और सी वोटर 54। इन सब में एक बात है कि 50 के आसपास है, लेकिन यहां कुछ सीटें ज्यादा है। लेकिन रीजनल फोर्सेज की बात करेंगे तो कोई 15 सीट दे रहा है समाजवादी पार्टी को, कोई 12 दे रहा है, कोई 4 दे रहा है। ये असमानता तो है। अब सवाल उठता है, यूपी जैसे सूबे में अगर हम ये देखते हैं, अगर एक एग्जिट पोल कहता है कि समाजवादी पार्टी को 4, 6, 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी या 10 सीटों पर निपट जाएगी समाजवादी और बीएसपी, क्या इसकी गुंजाइश है क्या? या 10-12 सीटों के भीतर सारी पार्टियां आ जाएगी, क्या इसकी गुंजाइश है क्या? देखिए, अगर ये सुनामी है तो फिर कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तो मेंटली तैयार होना चाहिए। अगर ये सुनामी है तो, और ये लग ऐसा ही रहा है अजीत जी कि अगर इन चाणक्य का सर्वे सही है तो 1984 के बाद पहली दफा इस बार उसी तरीके का परफॉर्मेंस दिख रहा है किसी भी पार्टी का, बीजेपी का। वैसे वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो छोटी सी बात में जोड़ दूं, आंकड़े को भी वोटिंग परसेंटेज, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए सर, लेकिन मौका सबको देना होगा। नहीं, मैं बिल्कुल, ताकि सबको बातचीत करने में भी आसानी होगी। चलिए, देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सब लोग मान रहे हैं कि पश्चिम से लेकर पूरब तक सभी सीटों पर वो लड़ाई में है और उसको आप करीब 34 से 38% के आसपास वोट दे रहे हैं सारे। इसका मतलब उसका वोट पूरे अक्रॉस यूपी बटा हुआ है। अब अगर उसमें बीएसपी को करीब 22%, समाजवादी पार्टी को 23% वोट मिल रहे हैं, तो क्या उनका भी वोट पूरा अक्रॉस यूपी बटा हुआ है? बटा हुआ, या कुछ क्षेत्रों में बड़ी पार्टियां, कुछ क्षेत्रों में जहां बीएसपी लड़ रही है, कहां सपा लड़ रही है, कहीं कांग्रेस लड़ रही है, वो किसी उत्तर प्रदेश के एक हिस्से की पार्टी नहीं है। नहीं, ये तो सच्चाई नहीं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। नहीं, प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं है। आपने इससे पहले कही कि ये चतुष्कोणीय मुकाबला है,
उसमें ऐसी स्थिति में 1-2% का गेन करने वाली पार्टी भी सीटें ज्यादा ले जाती है। नहीं, अगर बीजेपी आनंद प्रधान उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कभी बहुत मजबूत नहीं रही। सिर्फ इस बात को ध्यान रखिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी को कितना % वोट मिला था, उससे आपके सवाल का उत्तर मिल जाएगा। हम